नमस्कार। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर के इस सेगमेंट में आज बात करेंगे बिहार के राजनीति की। दरअसल बिहार की राजनीति इस वक्त एक टर्निंग पॉइंट पर है। मोकामा और गोपालगंज के विधानसभा उपचुनाव का जो परिणाम आया है, इसमें कई सीक्रेट हैं। आज हम इन्हीं सीक्रेट को आपके लिए डिकोड करेंगे। हम आपको इसका बहुत ही बारीक विश्लेषण बताएंगे। आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। पहले उन बातों को समझिए जो आपको बताया जा रहा है। यह पहला परिणाम है जिसको लेकर दोनों खेमा खुश है। आरजेडी मोकामा की जीत को बड़ी जीत मान रही है। दूसरी ओर गोपालगंज में कड़ी टक्कर देकर आरजेडी खुश है। यही हाल बीजेपी का है। बीजेपी का मानना है कि जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन के बाद भी उसने गोपालगंज की सीट बचा ली, जबकि मोकामा में अब तक का सबसे अधिक वोट बटोरकर बीजेपी खुश है। यानी दोनों खुश है। आरजेडी इसको अपनी जीत बता रहा है और बीजेपी इसको अपनी जीत बता रहा है। विश्लेषकों के लिए भी बिहार का परिणाम बहुत चौंकाने वाला नहीं है। यानी मोकामा पर पहले से आरजेडी का कब्जा था, उपचुनाव के बाद यह आरजेडी के पास ही रह गया, और गोपालगंज पर बीजेपी का कब्जा था, वहां से बीजेपी चुनाव जीत गई। यानी बिहार की राजनीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए इसको लेकर अधिक चर्चा करने की किसी ने भी जरूरत नहीं समझी। यही बड़ा सवाल है। इसको ठीक से डिकोड करके देखिए, बातें समझ में आने लगेगी। बिहार में राजनीति के 3 पावर सेंटर हैं। इसमें एक पावर सेंटर जेडीयू है, दूसरा आरजेडी है और तीसरा पावर सेंटर बीजेपी है। कहते हैं कि इसमें से 2 पावर सेंटर जिधर होगा, पलड़ा उसका भारी हो जाएगा। वर्ष 2005 के बाद गुज़िश्ता 17 वर्षों से यही होता भी आ रहा है। इस वक्त जेडीयू और आरजेडी एक साथ है। इसके बाद भी पलड़ा बराबरी पर कैसे रह गया? बिहार का भविष्य इन्हीं सवालों में छिपा हुआ है। अब आइए इसको आंकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत मोकामा से करते हैं। कौन किसकी पत्नी है और कौन बाहुबली है, ऐसी बातें आप पहले ही बहुत सुन चुके हैं। बिहार की राजनीति में बाहुबली होना नया नहीं रह गया है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि हुआ क्या? हुआ यह कि आरजेडी के नीलम देवी को कुल 79,178 मत मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार सोनम देवी को 62,758 मत मिले। यानी उनको इतने मतों से संतोष करना पड़ा। यानी कुल 16,420 मतों की भारी अंतर से आरजेडी मोकामा की सीट जीत गई। बेशक ही आरजेडी की बड़ी जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं। आरजेडी की इस जीत को समझने के लिए आपको वर्ष 2020 के चुनाव परिणाम को देखना होगा। वर्ष 2020 में अनंत कुमार सिंह आरजेडी की टिकट पर मोकामा से चुनाव जीते थे। तब अनंत सिंह को 78,721 मत मिला था। दूसरे नंबर की पार्टी जेडीयू थी। जेडीयू के उम्मीदवार राजीव लोचन नारायण सिंह को 42,964 मत मिला था। यानी 35,757 मतों की बढ़त से आरजेडी के अनंत कुमार सिंह मोकामा से चुनाव जीत गए थे। उन दिनों आरजेडी अपने छोटे सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, जबकि जेडीयू और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। वर्ष 2022 में हालात बदल गया। अब आरजेडी अपने अन्य सहयोगियों के साथ साथ जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, जबकि बीजेपी अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी। अब एक बार फिर से आंकड़ों पर गौर करते हैं। वर्ष 2020 में आरजेडी को मिला 78,721 मत और वर्ष 2022 में आरजेडी को मिला 79,178 मत। यानी इस उपचुनाव में आरजेडी को मोकामा सीट पर
मात्र 457 मतों की बढ़ोतरी हुई। कहते हैं कि जेडीयू जैसा पावर सेंटर के साथ आने के बाद भी मोकामा में आरजेडी के वोट बैंक में मात्र 457 मतों की बढ़ोतरी का होना चौंका देता है। सवाल उठता है कि इस उपचुनाव में जेडीयू का वोटर किधर चला गया। दूसरी ओर वर्ष 2020 में जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर मोकामा में 42,964 मत बटोरे थे और जेडीयू का साथ छूट जाने के बाद वर्ष 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सोनम देवी को 62,758 मत मिले। यानी यहां बीजेपी को 19,794 मतों का जबरदस्त लाभ हो गया। जेडीयू का साथ छूटने के बाद भी मोकामा में 19,000 से अधिक वोट बढ़ने को बीजेपी के नेता अपनी जीत बता रहे हैं। हालांकि मोकामा की यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई, यानी आरजेडी का उम्मीदवार यहां से चुनाव जीत गया है। सवाल उठता है कि यह हुआ कैसे। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोकामा में धानुक समाज को जेडीयू का कोर वोटर माना जाता है। इनकी संख्या करीब 40,000 है। इसमें करीब 35% वोट जेडीयू का साथ छोड़ दिया और इसका लाभ बीजेपी को मिल गया, यानी जेडीयू का वोटर्स बीजेपी में शिफ्ट कर गया। दरअसल खेला यही हो गया। इसके अतिरिक्त बीजेपी ने लाभार्थी समूह का जो एक वर्ग तैयार कर लिया है, बीजेपी को इसका भी कुछ हद तक मोकामा में लाभ मिल गया, जो आगे की राजनीति के लिए बिहार में बड़ा संकेत माना जा रहा है। दूसरी ओर आरजेडी की रणनीति मोकामा में कारगर साबित हुई। आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर दांव लगाकर बीजेपी को एक बड़ा संदेश दे दिया है। नीलम देवी भूमिहार समाज से ताल्लुक रखती हैं। मोकामा में भूमिहार वोटर्स की संख्या करीब 80,000 है। इसमें करीब 60% भूमिहारों का वोट आरजेडी के खाते में चला गया और यही गणित बीजेपी के हार का कारण बन गया। हालांकि मोकामा से बीजेपी ने भी इसी समाज के सोनम देवी को मैदान में उतारा था, पर सोनम देवी को 40% या इससे भी कम भूमिहारों का समर्थन मिला। अब इस गणित को समझिए। बीजेपी का कोर वोटर्स आरजेडी के साथ चला गया, आरजेडी को इसका लाभ भी मिल गया। दूसरी ओर जेडीयू का कोर वोट में सेंधमारी करके बीजेपी ने मोकामा में अपनी ताकत बढ़ा ली। इस बीच जो बड़ी बात है वह ये कि मोकामा में आरजेडी का कोर वोटर्स कहीं नहीं गया और वह आरजेडी के साथ ही बना रहा। यानी मोकामा में आरजेडी की रणनीति रंग लाई और इसका लाभ भी आरजेडी को मिला। इस उपचुनाव में नुकसान सिर्फ जेडीयू का हुआ। बिहार की राजनीति में यह एक बड़ा संकेत है। इसका आगे चलकर दूरगामी असर पड़ेगा और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब बात गोपालगंज की करते हैं। गोपालगंज में 3,31,021 वोट हैं। इसमें से करीब 51.48% लोगों ने मतदान किया था। गोपालगंज में सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता है। इनकी संख्या करीब 65,000 है। इसके बाद करीब 49,000 राजपूत और करीब 47,000 यादव मतदाता हैं। इसी प्रकार वैश्य मतदाताओं की संख्या करीब 38,000 है। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 35,000 और करीब 20,000 अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता हैं और 11,000 भूमिहार मतदाता हैं। कुशवाहा और कुर्मी को मिलाकर इनकी संख्या करीब 16,000 के करीब है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य छोटी छोटी जातियों के भी करीब 50,000 मतदाता गोपालगंज में हैं। यहां इस गणित को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी गणित के आधार पर बिहार की राजनीति को समझा जा सकता है। अब देखिए, आरजेडी ने गोपालगंज में मोहन प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बना दिया। ये वैश्य समाज से आते हैं और बिहार में वैश्य समाज को बीजेपी का कोर वोटर्स माना जाता है। यानी आरजेडी ने बीजेपी के कोर वोट में सेंधमारी करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। गोपालगंज में
आरजेडी को इसका भरपूर लाभ मिला। हालांकि इसके बाद भी आरजेडी गोपालगंज में चुनाव हार गई और इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रह गया। यह बात दीगर है कि गोपालगंज में जीत का अंतर कम हो गया। बीजेपी यहां मात्र 1794 मतों की बढ़त से चुनाव जीत सकी। बीजेपी के कुसुम देवी को 70,053 मत मिले, जबकि आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 मतों से संतोष करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, इस पर आगे बात करेंगे। इससे पहले एक गणित और समझ लेना यहां बहुत जरूरी है। वर्ष 2020 में बीजेपी को गोपालगंज में 77,193 वोट मिला था। तब जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। वर्ष 2022 के उपचुनाव में जेडीयू और आरजेडी एक साथ आ गई और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी। गोपालगंज में बीजेपी के उम्मीदवार कुसुम देवी को 70,053 मत मिले, यानी जेडीयू के साथ नहीं रहने की वजह से गोपालगंज में बीजेपी को मात्र 7,140 मत कम मिले। बिहार की राजनीति में यह बहुत बड़ा संकेत है। गोपालगंज उपचुनाव पर करीब से नजर रखने वाले कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी का यह नुकसान जेडीयू की वजह से नहीं हुआ, बल्कि आरजेडी के द्वारा बीजेपी के कोर वोटर्स में की गई सेंधमारी की वजह से बीजेपी को गोपालगंज में 7,140 मतों का नुकसान हो गया। अब यह नुकसान आरजेडी की रणनीति की वजह से हुआ या जेडीयू की वजह से हुआ, हम इसको आपके विवेक पर छोड़ते हैं। आप जैसे चाहें इस गणित को समझ सकते हैं। फिलहाल मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिया है, आप इस पर स्वयं निर्णय कर सकते हैं। हालांकि इतना तय है कि उपचुनाव में जेडीयू के साथ छोड़ने का बीजेपी पर बहुत असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। मोकामा में बीजेपी को 19,794 मतों का बढ़त मिल गया, वहीं गोपालगंज में मात्र 7,140 मतों का बहुत ही मामूली नुकसान हुआ। जाहिर है इससे बीजेपी के नेता उत्साहित हैं, उत्साहित होना भी चाहिए। अब सवाल उठता है कि गोपालगंज में आरजेडी को जेडीयू के साथ होने का कितना लाभ मिला। मोकामा में जेडीयू के साथ होने का आरजेडी को मात्र 457 मतों का लाभ मिला था, यह हम आपको पहले बता चुके हैं। वर्ष 2020 में आरजेडी ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, तब कांग्रेस की टिकट पर आसिफ गफूर चुनाव लड़े थे गोपालगंज से और उनको 36,460 मत मिला था। जबकि वर्ष 2022 के उपचुनाव में आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता 68,259 मत बटोरने में कामयाब रहे। कांग्रेस भी साथ में थी, यानी यहां आरजेडी के वोट में 31,799 मतों का जबरदस्त उछाल आया। अब इस गणित को समझिए। वर्ष 2020 में बीएसपी के टिकट से अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव चुनाव लड़ रहे थे और उनको 41,039 वोट मिला था। जबकि 2022 के उपचुनाव में साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव बीएसपी की टिकट से मैदान में थी और उनको मात्र 8,854 मतों से संतोष करना पड़ा। कहते हैं कि इंदिरा यादव को जो वोट मिला है, दरअसल वह बीएसपी का कोर वोट है, यानी वह बहन मायावती का प्रभाव वाला वोट है। हम पहले ही बता चुके हैं कि गोपालगंज में दलित समुदाय का करीब करीब 20,000 वोट है। दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को भी मिला है। इसको आप चिराग पासवान का अंडर करंट भी कह सकते हैं। बिहार की राजनीति में यह एक नया फैक्टर उभर कर सामने आया है और इस पर कभी हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल आरजेडी के हार्डकोर वोट बैंक में इस बार साधु यादव सेंधमारी नहीं कर सके या नहीं सफल हुए। जाहिर है आरजेडी को इसका लाभ मिल गया। इसको आप उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व का कमाल भी मान सकते हैं। सवाल उठता है कि इसके बाद भी आरजेडी गोपालगंज का चुनाव क्यों हार गई। जवाब एआईएमआईएम के मिले वोट में छिपा हुआ है।
दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने 12,214 वोट बटोरकर खेला कर दिया। निश्चित रूप से यह वोट महागठबंधन का था और यदि यह आरजेडी को मिल गया होता तो गोपालगंज की तस्वीर कुछ और होती। यानी हैदराबादी भाईजान ने गोपालगंज में महागठबंधन का खेला बिगाड़ दिया। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी इससे पहले भी सीमांचल में महागठबंधन का खेला पहले भी बिगाड़ चुकी है। कहते हैं कि बिहार की करीब 62 विधानसभा सीट मुसलमान बहुल है, जहां असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में जेडीयू के साथ होने का आरजेडी को कितना लाभ मिलेगा, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। फिलहाल तो कुढ़नी में उपचुनाव होना है और एक बार फिर से बदले समीकरण की बिहार में परीक्षा होनी है। हमारी नजर भी कुढ़नी पर रहेगी और परिणाम के बाद गुणा गणित के साथ हम एक बार फिर आपके सामने होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।